गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सावन सर इंग्लिश। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हम इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम हमारा जो टॉपिक है वो टेंस चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, जो नए सब्सक्राइब हुए हैं, नए हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इस चैनल से हम इंग्लिश ग्रामर के प्रत्येक टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो टेंस अभी चल रहा है, चालू है। लगभग आधे से ज़्यादा टेंस पूरे हो चुके हैं और अब जो शेष हैं उनकी भी रेगुलर क्लासेज आएगी। अभी 2 दिन इम्पोर्टेंट काम आ जाने के कारण क्लास नहीं हो पाई है, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। देखिए, आज क्लास शुरू करें उससे पहले आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज से संबंधित एक प्रश्न है कि आज जो डेट है वो 30 मार्च है। क्या डेट है? 30 मार्च है। और आप जानते हैं 30 मार्च को क्या होता है? आज क्या डेट है? 30 मार्च। और 30 मार्च को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप जानते हैं क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस। क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस। मतलब राजस्थान जो नाम है वो कब सामने आया? 30 मार्च को। तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को अगर पूछा जाता है कि 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो हम इसे याद रखेंगे, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ एक और नाम जुड़ा हुआ है, राजस्थान स्थापना दिवस। क्या है? राजस्थान स्थापना दिवस। अगर राजस्थान दिवस के साथ जुड़ जाता है कि राजस्थान स्थापना दिवस, तो वो है, उसकी जो डेट है वो 1 नवंबर है। वो कौन सी डेट है? 1 नवंबर। मतलब अगर राजस्थान स्थापना दिवस पूछा जाता है तो राजस्थान स्थापना दिवस क्या मानेंगे? 1 नवंबर। और राजस्थान दिवस पूछा जाता है तो राजस्थान दिवस क्या मानेंगे हम? 30 मार्च। तो आज के जो डेट है 30 मार्च, उस पर आधारित जीके का प्रश्न है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अब हम आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस स्टार्ट किया था। पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस हमने कंप्लीट किए थे, और आफ्टर अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम आज करने जा रहे हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य किस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं, तो उनको अफर्मेटिव से नेगेटिव में कैसे करते हैं, या अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं, किस प्रकार से बनाए जाते हैं, वो अब हम सीखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम हिंदी में क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल। क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल। मैंने बताया आपको पास्ट परफेक्ट में क्या होता है। पास्ट परफेक्ट का मतलब यह है कि कोई भी कार्य जो है, कोई भी एक्शन है, वो एक्शन पास्ट टाइम में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। मतलब कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। उसका जो इफेक्ट है प्रेजेंट तक उसका इफेक्ट नहीं है। मतलब पास्ट में कोई कार्य शुरू होकर समाप्त हो जाता है, पास्ट टाइम है, तो वो जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस कौन से टेंस का होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने कुछ वाक्य किए थे। मैंने आपको बताया था हिंदी वाक्य के अंत में क्या आते हैं? चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। मतलब परफेक्ट का मतलब क्या है? चुका है। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर चुका जुड़ा हुआ है, चुका मतलब वो परफेक्ट का है, और चुका के साथ अगर है शब्द जुड़ा हुआ है, हूँ अगर ऐसे शब्द है तो वो प्रेजेंट का है। अगर था, थी, थे अगर है तो वो पास्ट का है। और अगर गा, गी, गे अगर जुड़ा हुआ है तो वो फ्यूचर का है। तो परफेक्ट का मतलब चुका, चुकी, चुके, और पास्ट है इसका मतलब चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। पिछली क्लास में अपन ने चर्चा करी थी। ये हिंदी वाक्य की है। इंग्लिश वाक्य में क्या बताया था? इंग्लिश वाक्य में या तो बिफोर आता है या आफ्टर आता है। मतलब अगर कोई वाक्य इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उस वाक्य में बिफोर या आफ्टर, या तो वाक्य के सेंटेंस की स्टार्टिंग में या उसके मिडिल में, बीच में, या तो बिफोर आता है या आफ्टर आता है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस की इंग्लिश सेंटेंस की पहचान बताई थी। फिर उसके बाद हमने अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है मैंने आपको बताया था। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट आता है। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया होती है हेड लिखते हैं, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट के बाद भी अगर सेंटेंस में कुछ शेष बचा हुआ है तो रेस्ट के रूप में उसको लास्ट में लिखते हैं।
और अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बाद अब हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहेंगे? नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस को क्या कहेंगे? नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नकारात्मक। नकारात्मक मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर नहीं आता है, मतलब नहीं शब्द जुड़ा हुआ है किसी भी वाक्य में, तो वाक्य कौन सा होता है? नकारात्मक होता है। इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। इसका क्या स्ट्रक्चर है? सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? सब्जेक्ट से। मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट मतलब कर्ता लिखेंगे। उसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे क्या? हेड। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब है। मतलब पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड है। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज, हैव है। तो याद रखेंगे पास्ट परफेक्ट है उसका नेगेटिव सेंटेंस हम समझ रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया हेड। तो सहायक क्रिया के बाद क्या लिखेंगे हम? नोट लिखेंगे। हेड सहायक क्रिया के बाद क्या लिखेंगे? नोट। और नोट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। कौन सी फॉर्म लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट के बाद रेस्ट, मतलब लास्ट में जो भी बचा है वो लास्ट में आता है। ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। अफर्मेटिव और नेगेटिव में कुछ भी अंतर नहीं है। नेगेटिव करते ही सहायक क्रिया के बाद हमें नोट जोड़ना है सीधा सीधा। मतलब वाक्य को क्या करना है? नेगेटिव करना है तो सहायक क्रिया के तुरंत बाद हमें क्या जोड़ना है? नोट जोड़ना है। तो हमने जोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस करते हैं, मैं कपड़े नहीं धो चुका था। सेकंड है डॉक्टर मुझे नहीं जांच चुका था। थर्ड सेंटेंस है वह बाजार नहीं जा चुकी थी। और फोर्थ सेंटेंस है हम खाना नहीं खा चुके थे। देखो 4 सेंटेंस है, हम इनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, समझेंगे। सबसे पहले हम सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो लिखेंगे। सभी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिया गया है उसको नोट करेंगे। यहाँ सब्जेक्ट में और मेरे को क्या कहते हैं? आई। यहाँ है डॉक्टर तो हम लिखेंगे द डॉक्टर। यहाँ वह बाजार नहीं जा चुकी थी तो यहाँ लिखेंगे सी। हम खाना नहीं खा चुके थे तो यहाँ लिखेंगे हम वी। हम के लिए हम क्या लिखते हैं? वी लिखते हैं। अब देखेंगे सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया जो लिखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो हमें कोई भी इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल सबके साथ हेड सहायक क्रिया लगाई जाती है। तो आई हैड और इसके साथ जोड़ देंगे नोट। द डॉक्टर हैड नोट। यहाँ सी हैड नोट, यहाँ वी हैड नोट। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। धोना, तो धोना को वाश कहते हैं, तो बन जाएगा वाश्ड। जांचना को चेक करना कहते हैं, ये बन जाएगा चेकड। जाना को गो कहते हैं, गो की थर्ड फॉर्म बन जाएगी गोन। और खाना को ईट कहते हैं तो ये बन जाएगा ईटन। और मैंने आपसे कह रखा है कि खाने के अर्थ में टेक वर्ब काम में लेते हैं, जिसके लिए अभी हम क्या लिख देंगे? टेकन, जो थर्ड फॉर्म होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट और फिर रेस्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? कपड़े। आई हैड नॉट वाश्ड क्लॉथ्स। आई हैड नॉट वाश्ड क्लॉथ्स। द डॉक्टर हैड नॉट चेकड मुझे, हैड नॉट चेकड मी। वह बाजार नहीं जा चुकी थी। सी हैड नॉट गॉन टू द मार्केट। हम खाना नहीं खा चुके थे। वी हैड नॉट ईटन टेकन। और खाने को क्या कहेंगे? फूड। इसके लिए एक और शब्द होता है मील, MEAL, मील। मील का मतलब भी क्या होता है? भोजन होता है। जैसे मिड डे मील चलता है ना, मध्यांतर का भोजन, MDM, उसी प्रकार से। तो देखो ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट सहायक क्रिया हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। आफ्टर दिस वी कंप्लीटेड हियर 4 सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। वी लर्न हाउ वी कैन ट्रांसलेट सेंटेंसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो देखो ये हमने नेगेटिव सेंटेंस करे हैं। नेगेटिव सेंटेंस के बाद नेक्स्ट हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जिनको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। हम सीखते हैं
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। देखो इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। प्रश्नवाचक वाक्य जो है मैंने आपको बताया है, कोई भी वाक्य जो होता है, कोई भी सेंटेंस होता है, अगर वो प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव है, तो सीधा सीधा हम जो हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट करने की जो विधि है कि पहले सब्जेक्ट आता है फिर सहाय क्रिया आती है, उसको बिल्कुल अपोजिट कर देंगे। पहले सहाय क्रिया लिखेंगे, बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे। इंट्रोगेटिव में यही है। बाकी पीछे का जितना भी सिस्टम है वो सेम बना रहता है, बस एक ही अंतर आता है कि सहायक क्रिया जो सब्जेक्ट के बाद आती है वो सहायक क्रिया कहाँ जाती है? सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। कौन से सेंटेंस में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो देखिए ये जो सहायक क्रिया हम सब्जेक्ट के बाद लिख रहे थे, अब उसको कहाँ लिखेंगे? सेंटेंस की स्टार्टिंग में, शुरुआत में लिखेंगे। सहायक क्रिया क्या है? हेड। अब सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो इसे कोई मैटर नहीं करता है, हम डायरेक्ट सहायक क्रिया लिखेंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। मतलब चाहे तो हम यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसको देखेंगे भाई क्या सब्जेक्ट है, पर देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगुलर प्लूरल सबके साथ क्या आता है? हेड आता है। तो सहायक क्रिया हेड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? थर्ड फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद रेस्ट मतलब जो भी शेष है वो सबके लास्ट में लिखेंगे। और सेंटेंस खत्म होने के बाद लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे जिसको इंट्रोगेटिव मार्क कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस समझते हैं। क्या लोग गांव छोड़ चुके थे? क्या सेंटेंस लिखा है? क्या लोग गांव छोड़ चुके थे। सेकंड है क्या वह अपना काम पूरा कर चुका था। क्या वाक्य लिखा है? क्या वह अपना काम पूरा कर चुका था। थर्ड सेंटेंस है क्या मनीष उसे 100 रुपये दे चुका था। क्या मनीष उसे 100 रुपये दे चुका था। चौथा है क्या बस आ चुकी थी। लास्ट क्या वाक्य है? क्या बस आ चुकी थी। ये 4 वाक्य लिखे हैं। ये चारों वाक्यों को अपने को क्या करना है? ये हिंदी में है और ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। और वाक्य किस प्रकार के हैं? इंट्रोगेटिव हैं। कैसे पता चलेगा ये इंट्रोगेटिव वाक्य हैं? क्योंकि वाक्य की जो शुरुआत है वो किससे हो रही है? क्या शब्द से। प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान होती है कि वाक्य की शुरुआत में क्या आता है? क्या, और पीछे की जो पहचान है पास्ट परफेक्ट की है, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द हैं। और लास्ट में क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। देखो सबसे पहले सहायक क्रिया लिखेंगे सभी वाक्यों में, तो हम सहायक क्रिया लिख देंगे हेड, क्योंकि यहाँ पर हमें गौर करने की जरूरत नहीं है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। हम डायरेक्ट सहायक क्रिया क्या लिखेंगे? हेड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ है लोग। लोग क्या कहते हैं? पीपुल, PEOPLE पीपुल। यहाँ है वह, तो यहाँ लिखेंगे ही, पुरुष है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? मनीष, तो यहाँ लिखेंगे मनीष। और यहाँ है बस, तो बस, द बस। देखो सहायक क्रिया हेड लिखी है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद किसका नंबर आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। थर्ड फॉर्म क्या है? छोड़ना। छोड़ना को लीव कहते हैं। लीव की LEAVE, लीव मतलब होता है छोड़ना। और इसकी थर्ड फॉर्म होती है जो होती है लेफ्ट। क्या होती है? लेफ्ट, LAFT, लेफ्ट। और यहाँ है पूरा करना। पूरा करना को कंप्लीट कहते हैं। पूरा करना को क्या कहते हैं? कंप्लीट कहते हैं। थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? कंप्लीटेड हो जाती है। इसके बाद यहाँ है देना। देना को गिव कहते हैं, और गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? गिवन हो जाती है। आना को कम कहते हैं, और थर्ड फॉर्म भी कम, केम, कम होती है। तो देखिए हमने क्या लिखी? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी। अब किसका नंबर आ रहा है? ऑब्जेक्ट का आ रहा है, तो अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? गांव है। गांव को क्या कहते हैं? विलेज कहते हैं। हेड द पीपल लेफ्ट द विलेज। क्या लोग गांव छोड़ चुके थे। फिर है हेड ही कंप्लीटेड हिज वर्क। यहाँ है मनीष उसे 100 रुपये दे चुका था, तो हेड मनीष गिवन हिम। अब देखो इसमें जो है
ये जो सेंटेंस है, क्या मनीष उसे 100 रुपये दे चुका था, इसमें जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऑब्जेक्ट कर्म कर रहे हैं, यहाँ पर कर्म जो है वो 2 तरीके के हैं। देखो जब अब तक हम जो टेंस पढ़ रहे हैं उसमें शायद ही कहीं कोई ऐसा सेंटेंस आया हो जिसमें 2 ऑब्जेक्ट हों, पर यहाँ 2 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। तो आप ध्यान रखेंगे जो 2 ऑब्जेक्ट हम लिख रहे हैं वो जो काम पहले किया उसको पहले लिखेंगे, जिसको जो काम बाद में हुआ उसको बाद में लिखेंगे। मैंने उसको दिया, मैंने उसको क्या दिया, मैंने उसको दिया, तो हैड मनीष गिवन हिम, मैंने उसको, मनीष ने उसको दिया। अब क्या दिया, 100 रुपये, ये अलग बात है तो हम इसको बाद में लिखेंगे। हैड मनीष गिवन हिम 100 रुपीज़, क्या लिखेंगे 100 रुपीज़। यहाँ क्या बस आ चुकी थी, हैड द बस कम, इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है। देखो पहला वाक्य क्या लोग गांव छोड़ चुके थे, तो ये बनेगा हैड द पीपल लेफ्ट द विलेज, सेंटेंस पूरा हो जाता है। ये इंट्रोगेटिव मार्क, क्या वह अपना काम पूरा कर चुका था, हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क। फिर है क्या मनीष उसे 100 रुपये दे चुका था, हैड मनीष गिवन हिम 100 रुपीज़। फिर है क्या बस आ चुकी थी, हैड द बस कम। ये सेंटेंस यही पूरा हो जाता है। तो देखो इन पास्ट परफेक्ट टेंस टुडे we studied about negative sentences and interrogative sentences. In negative sentences we saw that after the helping verb note comes, मतलब helping verb के बाद क्या आता है, note आता है। and in interrogative sentences helping verbs comes before the subject. interrogative sentence में जो helping verb होती है वो कहाँ जाती है, subject से भी पहले आ जाती है। तो इसमें यही अंतर है। नकारात्मक वाक्य में अपने को सहायक क्रिया के बाद नोट लगाना है, और प्रश्नवाचक वाक्य में जो सहायक क्रिया हम सब्जेक्ट के बाद लगा रहे हो, सहायक क्रिया को भी सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। अब एक और होता है जो इंट्रोगेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, मतलब ऐसा वाक्य जो प्रश्नवाचक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। जैसे यही वाक्य मान लो, क्या लोग गाँव नहीं छोड़ चुके थे, क्या सेंटेंस बोला मैंने, क्या लोग गांव नहीं छोड़ चुके थे, तो ये बनेगा हैड द पीपल, और जो सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसके बीच में क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। अगर हम ऐसा करते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों बनाते हैं, तो ये जो सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसके बीच में क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। मतलब हैड द पीपल नॉट लेफ्ट द विलेज, क्या बनेगा, हैड द पीपल नॉट लेफ्ट द विलेज। फिर आगे क्या वह अपना काम पूरा नहीं कर चुका था, तो बनेगा हैड ही नॉट कंप्लीटेड, हैड ही नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। और क्या मनीष उसे 100 रुपये नहीं दे चुका था, तो हैड मनीष नॉट गिवन हिम 100 रुपीज़। नेक्स्ट है क्या बस नहीं आ चुकी थी, हैड द बस नॉट कम, क्या बनेगा, हैड द बस नॉट कम। तो देखो पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं अभी हमने देखा है। तो आप भी प्रयास करेंगे, 4-5 वाक्य खुद इमेजिन करेंगे, और ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है इसके आधार पर आप उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। और अगर आपको ये सेंटेंस ट्रांसलेट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, ताकि हम उसको सोल्व कर सकें। अब देखो ये पास्ट परफेक्ट टेंस यहीं पूरा हो जाता है। इसमें एक छोटी सी एक बात और है जिसको हम बात करते हैं कि हमने देखा अंग्रेजी वाक्यों में बिफोर आफ्टर आता है, तो बिफोर आफ्टर किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर होता है वो हम समझ लेते हैं। देखिए बिफोर आफ्टर वाले वाक्य कैसे समझेंगे इसको, बिफोर आफ्टर वाले वाक्य, देखो बिफोर आफ्टर वाले वाक्य का मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा सीखेंगे। मतलब कोई जो सेंटेंस होता है, मान लो कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में 2 क्लोज है, क्या है 2 क्लोज। देखो एक तो सेंटेंस होता है जिसको हम वाक्य कहते हैं, और एक होता है क्लोज, CLAUSE, क्लोज। क्लोज का मतलब होता है उपवाक्य। क्लोज मतलब क्या होता है, उपवाक्य होता है। मतलब पूरा जो सेंटेंस है वो 2 उपवाक्यों से मिलकर बनता है। पूरा जो सेंटेंस जो है वो किससे बनता है, 2 क्लोज मतलब उपवाक्य से मिलकर बनता है। और उस उपवाक्य वो जो पूरा सेंटेंस होता है उसमें कंजक्शन मतलब कनेक्टिव एक जोड़ सूचक शब्द है, या तो बिफोर है या आफ्टर हो, उसमें जुड़ा रहता है, उसमें शामिल रहता है। तो हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, बिफोर आफ्टर वाले वाक्य कैसे बनते हैं। देखो बिफोर का मतलब होता है पहले, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले होता है। और आफ्टर का मतलब क्या होता है, आफ्टर का मतलब बाद में होता है। बिफोर मतलब पहले और आफ्टर मतलब बाद में। इसमें क्या होता है, इसमें 2 तरह की घटनाएं होती है। मतलब ये जो सेंटेंस होता है इसमें 2 वाक्य होते हैं। वो 2 वाक्यों में क्या है, एक काम पहले होता है और दूसरा काम बाद में होता है। मतलब दोनों काम एक साथ नहीं होते हैं। जैसे पास्ट कंटिन्यूस में हमने देखा कि 2 काम एक साथ चलते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास्ट परफेक्ट है, इसमें क्या है, काम दोनों हुए किसमें, पास्ट में। काम दोनों किसमें हुए, पास्ट में हुए,
पर जो पहले पूरा हुआ वो पास्ट परफेक्ट में और जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में दिखाया जाता है, वही स्ट्रक्चर हम सीख रहे हैं। देखते हैं। पहले मैं फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लिखता हूँ, फिर समझ में आएगा। मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। क्या सेंटेंस है? मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। मतलब देखो आप, काम दोनों पास्ट में हुए हैं, पर एक काम पहले हुआ है, दूसरा काम उसके बाद में हुआ है। अब ये दो वाक्य हैं, इसमें एक शब्द जुड़ गया पहले। ये पहले जो है ये टाइम शो कर रहा है कि कौन सा कार्य बिफोर हुआ है और कौन सा कार्य आफ्टर हुआ है। अब देखो, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब ये जो सेंटेंस है, तो जो काम पहले हुआ उसको हम आगे लिखेंगे। जो काम कहाँ हुआ है, पहले हुआ है, हम उसको कहाँ लिखेंगे? आगे लिखेंगे। पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे द ट्रेन हैड गॉन। ट्रेन क्या हो चुकी थी? जा चुकी थी। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। देखो, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो सेंटेंस क्या बनेगा? द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। एक सेंटेंस और लिखता हूं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। क्या सेंटेंस है? डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो काम पहले कौन सा हुआ है? मरीज मर गया है। तो हम सेंटेंस बनाएंगे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, जो काम पहले हुआ है किस में है? पास्ट परफेक्ट में है, और जो काम बाद में हो रहा है वो किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है। यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में देखो, यहाँ हैड गॉन है, मतलब ये पास्ट परफेक्ट है, और यहाँ रीच्ड है, ये किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है। तो देखो, ये बात किसकी हुई? बिफोर की। मतलब अगर किसी वाक्य में बिफोर आता है तो बिफोर के बाद तो क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। कौन सा टेंस आएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। और बिफोर के पहले क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। मतलब बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट टेंस और बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बट अगर यहाँ बिफोर नहीं होकर सेंटेंस में क्या है? आफ्टर है, तो आफ्टर में क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। जहाँ आफ्टर आ रहा है, आफ्टर के पहले तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट आएगा। अभी हम सेंटेंस देखते हैं। देखो, ये किसका सेंटेंस देखा अभी हमने? दो वाक्य बिफोर के। अब किसकी बात कर रहे हैं? आफ्टर की। एक सेंटेंस देखते हैं। मेरी माँ के घर आने के बाद मैंने खाना खाया। क्या है? मेरी माँ के घर आने के बाद मैंने खाना खाया। तो फर्स्ट में काम क्या हुआ? माँ घर आने का। तो देखो, I ate food after my mother had come। देखो, मेरी माँ के घर आने के बाद मैंने खाना खाया। तो देखो, पहले जो लिखा है वो कहाँ आएगा? मतलब जो लास्ट में लिखा है वो तो आ जाएगा पहले, और ये बाद में है बीच में आ जाएगा। और जो काम पहले हुआ है वो किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो देखो, आई एट फूड आफ्टर माई मदर हैड कम। मेरी माँ के घर आने के बाद हैड कम होम, कम टू होम। सॉरी, कम नहीं आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सॉरी थर्ड फॉर्म में। हाँ, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कमी होती है। मैं चूक गया था। तो देखो, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर समझना है कि अगर सेंटेंस के बीच में बिफोर है
क्या है, बिफोर है या फिर आफ्टर है, दोनों चीज़ें समझेंगे आप। अगर सेंटेंस के बीच में या पहले जो भी है, अगर पहले है, अगर सेंटेंस के शुरू में ये है तो भी इसके बाद आने वाला इसके साथ रहेगा, ये इसके साथ रहेगा। बिफोर के साथ क्या है, बिफोर के साथ यह है कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट आता है। और इसके पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है बिफोर के पहले। आफ्टर में अपोजिट हो जाता है, ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट पहले आ जाएगा, और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये कहाँ चल जाएगा, आफ्टर के बाद चल जाएगा। तो ये बात किसकी हुई, बिफोर आफ्टर की। और परीक्षा में एग्जामिनेशंस में बिफोर आफ्टर से संबंधित सेंटेंस पूछे जाते हैं। आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखें, ये जो मैंने यहाँ लिखा है, बिफोर में कैसा स्ट्रक्चर अपनाना है और आफ्टर में कैसा स्ट्रक्चर अपनाना है, आप कभी इसके बारे में मात नहीं खाएंगे और आप 100% इसमें अपनी मजबूती हासिल करेंगे और आपको ये पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो देखो सभी बच्चे ध्यान दें, आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। आज हमने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा है। पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा है। उसके अलावा हमने बिफोर आफ्टर से संबंधित सेंटेंस किए हैं। आप खुद भी सेंटेंस ट्रांसलेट करें। आपको कुछ समस्या आती है तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। और आप क्लास को जब आप वीडियो देखते हैं तो आप कमेंट अवश्य करें। जो भी बच्चे वीडियो वॉच कर लेते हैं वो कमेंट करें, कुछ भी कॉन्ग्रेचुलेसन करें, कुछ भी आपको जो चीज़ अच्छी लगी उसके बारे में बताएं। पूरे वीडियो में जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी उसके बारे में बताएं। और आप इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक इसको अपने मित्र, दोस्त, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जो हैं उसमें शेयर करें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।